नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के बाहर, जहां ऐतिहासिक लम्हा आप देखेंगे। 40 साल के बाद भारत मेज़बानी कर रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की 141वां ये सेशन है जो 40 साल के बाद इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। 15 से 17 तारीख तक आप देख सकते हैं इसका आयोजन यहाँ पर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन के लिए कल मुंबई का दौरा कर रहे हैं। 4 बजे वो मुंबई में लैंड होंगे। हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की खेल की दुनिया में अलग ही पहचान है। इस सत्र के दौरान आईओसी के सदस्य ओलंपिक से जुड़ी चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं और सत्र के दौरान कई मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। आईओसी सत्र साल 1894 से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन बीते 40 सालों में भारत दूसरी बार इस सत्र की मेजबानी करेगा। इससे पहले साल 1983 में नई दिल्ली ने पहली बार आईओसी सत्र की मेजबानी की थी। एशियन गेम्स में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारत के खेल दिग्गजों का आईओसी सत्र को लेकर उत्साहित होना लाजमी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ समेत तमाम खेल महासंघों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए मिशन अजय तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा को लेकर नया मैट्रिक्स तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब ये समझ आ चुका है कि जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है वो तकनीक नहीं। इजराइल पर हमास के हमले ने भारत को 15 साल पहले हुए 26/11 हमले की याद दिलाई। जिस तरह हमास ने पैराग्लाइडर और रॉकेट का इस्तेमाल किया, उससे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां हैरान रह गई हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज में न सिर्फ इंटेलिजेंस गैप्स दिखे, बल्कि ऑपरेशनल फेलियर भी साफ नजर आया। यही वजह है कि नई दिल्ली अब नए सुरक्षा मैट्रिक्स की बात कर रही है। जानकारी के मुताबिक भारत की सरहदी इलाकों की चौकसी को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इजराइल और भारत की सरहदों में काफी फर्क है, लेकिन चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारत को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। एजेंसियों से कहा गया है कि इन सरहदों पर ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर और ज्यादा काम करें। हम लोगों को एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी तैयारी रखना पड़ता है। कम से कम एक फ्रेमवर्क रखना पड़ता है, एक मोडस ऑपरेंडाई रखना पड़ता है। और इस सेमिनार के माध्यम से एक विशेष रूप से ब्रेकआउट सेशन में हम लोग इस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी चर्चा करेंगे और एसओपी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि सभी मिल के उस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पे अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिस्चार्ज करें और उसका मुकाबला करें। भारत के समुद्री तटों पर भी चौकसी को रिव्यू करने की बात की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन इतने बड़े ट्रैफिक में गैर पारंपरिक खतरों की पहचान और वर्गीकरण एक मुश्किल काम है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी सरहदी इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात कही थी। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल और हमास के बीच और बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए देश भर में अलर्ट घोषित कर दिया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्ष और टकराव से किसी का लाभ नहीं होगा। P20 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद का भले ही जो भी रूप हो, उसके खिलाफ सख्ती बरतनी होगी। G20 के बाद नई दिल्ली में P20 यानी कि G20 के संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। G20 प्रगति मैदान में हुआ तो P20 द्वारका के यशोभूमि के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में। नए P20 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास युद्ध के बीच शांति और समाधान की बात की। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया
किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है। अब दुनिया को एहसास हो रहा है कि आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा नहीं आया है। माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच कनाडा के डेलीगेशन ने दिल्ली न आने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में फिर से इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा तय न होने की बात कहकर दुनिया के अन्य देशों को कथनी और करने के बीच आईना भी दिखा दिया। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 24 घंटों में 24 मौतें, 48 घंटों में 31 मौतें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता महाराष्ट्र के नांदेड़ का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बीते कुछ दिनों में कितना बदला। समिति तो बैठ गई जांच के लिए, लेकिन जमीन पर क्या बदलाव हुए एनडीटीवी ने फिर पड़ताल की है तो पाया बीते 12 दिनों में 127 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 46 नवजात बच्चे हैं। सफाई, दवा की कमी, स्टाफ की कमी, ये सब नजर आ रही है। देखिए नांदेड़ से ये रिपोर्ट। 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत से पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाले महाराष्ट्र के इस नांदेड़ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 2 हफ्तों में क्या बदला। कैमरे पर कुछ मरीजों के परिजन आज भी दवा के लिए बाहर भटक रहे हैं। सुअर आज भी अस्पताल परिसर में आजादी से घूम रहे हैं। वार्ड के शौचालयों की गंदगी आज भी बरकरार है और मौत के आंकड़े आज भी परेशान करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस सरकारी अस्पताल में 127 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 46 बच्चे और नवजात शामिल हैं। 25 लड़कियां, 21 लड़के। प्रशासन कहता है कि डेथ रेट नहीं बढ़ी। दूसरे जिले और अस्पतालों से आए लास्ट स्टेज के बेहद गंभीर मरीजों की मौत के कारण संख्या बढ़ी दिखती है। जब वो क्रिटिकल हो गया तो फिर वो क्या करते कि इधर भेज देते। और कल के जो 4 डेथ में है उसमें से क्या हुआ है कि एक पेशेंट जो है वो हैदराबाद से आया है। तो हैदराबाद में वो पहले रेनबो हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट थी, तो फिर वो जब क्रिटिकल हो गया तो उनको बताया गया कि अब ये पेशेंट आपका नहीं बचेगा, आप घर लेके जाओ। तो फिर वो रिलेटिव ऐसे समय में क्या करते कि बाबा घर लाने के बजाय कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट होंगी, इस आशा से अपने हॉस्पिटल में आते। वैसे भी पेशेंट अपन ट्रीटमेंट करते। तो कल का ये है, उनका पेशेंट जो है वो अडल्ट पेशेंट है और रेनबो हॉस्पिटल हैदराबाद से वहाँ 7 दिन एडमिट होके ट्रीटमेंट होके जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो उन्होंने उनको बोले कि आप घर पे लेके जाओ। तो फिर वो इधर आया, फिर इधर डेथ हो गई। तो ऐसे भी डेथ अपने यहाँ काउंट होते। मुंबई से सटे ठाणे जिले के मोइनुद्दीन शेख अपनी बीवी का इलाज कराने नांदेड़ के इसी सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूरी दवा नहीं मिली, पर्ची थमाई गई। 2 गोली लिखा था, उसमें से 1 गोली मिला है, दूसरा गोली का कहाँ ढूंढना है, क्योंकि इतना दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें यहाँ से निराशा करके जाएंगे तो क्या मिलेगा। कुछ और परिजनों की भी ऐसी ही शिकायत है। 4 गोलियां थे, उसमें से 2 मिले, 2 बाहर से लो बोले। बदबूदार गंदे पड़े शौचालयों और परिसर में बिना रोक टोक घूमते सुअर की तस्वीर भी नहीं बदली है। हम जब खाना खाने को बैठते तो ये जानवर हमारे सामने आते, खाना नहीं खाने देते, कुछ नहीं, हमारे सामने का लेके जाते उठा के। घान है संडास बाथरूम में, बाहर भी बैठ तो खाना नहीं खाने देते वो डुकरा। प्रशासन की सफाई है कि क्षमता से दोगुने मरीजों के सामने स्टाफ की कमी पड़ जाती है। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है जो पेशेंट को लगते हैं वो पहले भी अपने पास कमी नहीं थी और अभी भी नहीं है। हाँ, ओपीडी के ड्रग्स पहले कम थे अपने पास, इसलिए क्या होता था कि समझो अपन ओपीडी में एक आधे पेशेंट को 4 ड्रग लिख के देते हैं डॉक्टर,
उसमें से उसको 2 मिलते थे, 2 नहीं मिलते थे। फिर वो पेशेंट 2 ड्रग के लिए उनको फिर वो हमारे पास भी कंप्लेन करते थे कि 2 ड्रग नहीं थे। तो अभी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने पास 90% ओपीडी के भी ड्रग्स आज की कंडीशन में अवेलेबल है। तो ड्रग के पोजीशन के बारे में तो अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को कलेक्टर साहब से भी लोकल लेवल से भी कुछ दवाइयाँ मिली है और कुछ डोनेशंस भी मिले हैं इधर उधर से। नांदेड़ मौतों पर सख्त हाईकोर्ट ने सरकार को अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल दोनों कर्मचारियों की समस्या का उचित हल निकालने के साथ ही दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद के मुद्दे को गंभीरता से लेने कहा है। मौतों के मामलों की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति काम कर रही है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने भी भरोसा दिया है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इतने दिनों में जमीन पर क्या कुछ बदला, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से कन्हैया लाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। किसी की जिंदगी में रातों रात 1.5 करोड़ रुपए आ जाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के एक सब इंस्पेक्टर के लिए ये जो पैसे हैं वो मुसीबत बनकर आए हैं। दरअसल ड्रीम 11 में उन्होंने अपनी टीम बनाई, बम्पर लॉटरी जीती, 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने जीते। मीडिया में उन्होंने बात भी की, खुशी जाहिर की, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक पुलिसकर्मी इस तरह की गेमिंग ऐप का हिस्सा बन सकते हैं? लोगों में आखिर संदेश कैसा जाएगा? अब जांच शुरू हो गई है। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस सब इंस्पेक्टर सोमनाथ झेंडे और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं। सोमनाथ झेंडे को 1.5 करोड़ का इनाम जो लगा है। क्रिकेट के शौकीन झेंडे ने ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट ऐप पर अपनी टीम बनाकर दांव लगाया और जीत गए। 1.5 करोड़ का लगा है मेरे को। हाँ। मेरे को मालूम वो नहीं आएगा, पर मैं कल एक ट्रांजेक्शन ट्राई करके देखा है 2 लाख का। हाँ। उसमें से 60,000 रुपये टैक्स दिया और 1,40,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया। सोमनाथ झेंडे का कहना है कि इनाम के पैसे से वो अपने फ्लैट का कर्ज खत्म करेंगे और बाकी के पैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अब यही जीत सोमनाथ झेंडे के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है। पुलिस खात्यामध्ये ऑन ड्यूटी पुलिस विभाग में रहते हुए क्या इस तरह के ऑनलाइन गेम में भाग ले सकते हैं? क्या ये नियम में बैठता है? ये खेल कानूनी है या नहीं? इस तरह से मिले पैसे के बारे में मीडिया में बात करना, ये सब नियम में बैठता है या नहीं? इस सब की जांच होगी। इसकी जांच डीसीपी स्वप्ना गोरे को दी गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। योग्य आहे नाही किंवा नियमात बसतंय किंवा कसे। देश में जुआ और सट्टा अवैध है, लेकिन ड्रीम 11 एक ऐसा फैंटेसी ऑनलाइन क्रिकेट खेल है जो कौशल पर आधारित है। फैंटेसी लीग्स हमारे देश में मान्यता, हमारे न्यायालयों से उनको मान्यता मिल गई है, उनको वैधता मिल गई है और वो हमारे यहाँ जीएसटी और टैक्स के दायरे में भी आते हैं। तो उनको लेकर किसी भी तरह का सवाल न्यायिक तौर पे कि उनकी वैधता को लेकर अब नहीं बचा है। ऐसे 3-4 केसेस जो ओरिजिनेट तो अलग अलग हाईकोर्ट से हुए, लेकिन उनकी एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई और वो डिसमिस हो गए। तो अब ये सेटल्ड है कि जो फैंटेसी लीग्स हैं वो गेम ऑफ स्किल हैं और गेम ऑफ स्किल हमारे देश में लीगल है और उसको खेले जाने पर, खिलाए जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत में जुआ और सट्टा को लेकर कानून में कई खामियां हैं। कानून में उसकी वैधता स्किल गेम और चांस गेम पर निर्भर है। स्किल और चांस के इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भारत में करोड़ों का वारा नारा कर रही हैं। पुणे ब्यूरो और मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दुर्गा पूजा है करीब और किस तरह से मूर्तियों को मूर्तिकार फाइनल टच दे रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे पूरी रिपोर्ट के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद सिटी सेंटर शो के साथ बने रहिए। और दुर्गा पूजा करीब है, मूर्ति बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है। मूर्तिकार अब मूर्तियों को फाइनल टच दे रहे हैं। कोलकाता का एक इलाका है कुमारटोली, जहां से सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों समेत विदेशों में भी मूर्तियां भेजी जाती हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने कुमारटोली पहुंचकर वहां का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोलकाता में दुर्गा पूजा तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब दुर्गा पूजा को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसमें भी उसको जोड़ा गया है। लेकिन कहां से दुर्गा पूजा शुरू होता है? दुर्गा माता की इतने सारे जो मूर्तियां बनते हैं वो कहां बनते हैं? कोलकाता के कुमारटोली इलाका में बनते हैं। ट्रेडिशनली ये एक कारीगर का कॉलोनी था, पॉटर्स कॉलोनी बोला जाता था
और अब यहाँ से पूरे शहर में और पूरा दुनिया में दुर्गा मूर्ति भेजा जाता है, बनाया जाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिंटू पाल जी, जो यहाँ जैसे वो कह रहे थे 4th जनरेशन से उनका परिवार यहाँ पे मूर्तियाँ बना रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। मिंटू दा, आपसे जानना चाहेंगे दुर्गा पूजा का जो एक महत्वपूर्ण जो एक जगह है कोलकाता में, पूरा बंगाल में, उसका शुरुआत तो कुमारटुली से होता है। ये कितने सारे आइडल्स आप बना रहे हैं और कैसे कैसे क्या क्या बना रहे हैं? मैं इस साल जो है टोटल 60 मूर्ति बना है, 60 पीसेस। इसके 45 पीस तो हम मिट्टी का बना है कि लोकल कलकत्ता आसपास में, और विदेशों में 15 मूर्ति भेजे वो फाइबर ग्लास। टोटल 60 मूर्ति हमने बनवाया। जो मूर्ति जिन लोगों ने बना रहे इनके ऊपर कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कुमारटुली, जहां से सारे दुर्गा माता की मूर्ति बनते हैं, वहां से ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता के कुमारटुली इलाका से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बीकेसी में स्थित जियो वर्ल्ड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।